इसलिए इमरान खान साहब ना तो किसी ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं, ना ऑपोजिशन को एनआरओ दे रहे हैं। हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक अदम एतमाद के अलावा कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं? इलेक्शन कमीशन को इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, ज़माने को बदलने के लिए ना खुद को बदलना पड़ता है और हमें दूसरों को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करना सीखना होगा। लेकिन आज के दौर में इंसान को अपनी खामियां नज़र नहीं आती हैं, लेकिन दूसरों में जो कीड़े निकालने में मसरूफ़ होते हैं, दूसरों में इतने कीड़े नज़र आते हैं जो उनमें होते ही नहीं हैं। ऐसे में हम अपने गिरेबान में कैसे झांक सकते हैं? दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को उस मयार का, उस स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा, वरना खुद को तब्दील ना करने वाला शख्स दूसरों को तब्दील करने के चक्कर में अपना सारा सुकून, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। अब ज़रा कहानी सुनिएगा, इसमें क्या हुआ। कहानी कुछ यूँ है कि एक नहायत अमीर शख्स था, उसके पास बड़ा पैसा था कि वो कुछ भी ख़रीद सकता था, लेकिन उसके साथ एक मसला था। वो मसला उसकी आंखों में रहने वाला मुसलसल दर्द था। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया और इस मसले का इलाज भी मुसलसल चल रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए सैकड़ों इंजेक्शन लगवाने पड़े। दवाइयाँ तो इतनी खा चुका था जिनकी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने थक हार कर उसे जवाब दे दिया। आखिर में एक ऐसे बुज़ुर्ग को उस अमीर शख्स की आंखों का दर्द ठीक करने के लिए बुलाया गया। अच्छा, उस बुज़ुर्ग को नाकाबिले इलाज मर्ज़ को ठीक करने का माहिर समझा जाता था। बुज़ुर्ग ने पहले तो अमीर शख्स के मसले को समझा, फिर कहा कि कुछ वक्त के लिए उस शख्स को सिर्फ गुलाबी रंग और गुलाबी अशिया को ही देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि गुलाबी रंग के अलावा कोई और रंग उसकी आंखों पर ना पड़े, वरना आंखों की तकलीफ़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, बुज़ुर्ग की इस नसीहत को अमीर शख्स ने अच्छे से समझ लिया। उसने फ़ौरी तौर पर पेंटरों को बुलाया और उसने कई जो बैरल कह लें गुलाबी रंग के डिब्बे वो ख़रीदे और उन पेंटरों को हिदायत दी कि जो जो चीज़ें भी उसकी नज़र से गुजरने के इम्कानात हों उन्हें गुलाबी रंग से रंग दिया जाए, पेंट कर दिया जाए। कुछ दिनों में ना उस अमीर आदमी का घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज के जो दर दीवार है, कपड़े, जूते, कुर्सी, मेज़, बिस्तर, खिड़कियाँ और घर का सारा सामान, इवन गाड़ी तक, नौकर चाकर की जो वर्दियाँ हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी गुलाबी रंग का हो गया। अब उस अमीर शख्स की आंखों को सुकून तो मिला, लेकिन वो अमीर शख्स अपने घर और दफ्तर में ही कैद होकर रह गया। ना कहीं घूमने जा सकता था, ना वो खिड़कियों से बाहर झांक सकता था, जिसकी वजह से उस शख्स का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद उसने बुज़ुर्ग को दोबारा बुलाया। अच्छा, वो बुज़ुर्ग उस अमीर शख्स को देखने दोबारा आए तो अमीर शख्स के मुलाजिम गुलाबी रंग से भरी बाल्टियाँ ले आए। उन्होंने उस बुज़ुर्ग को गुलाबी रंग से भर दिया क्योंकि बुज़ुर्ग ने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इसके बाद जब बुज़ुर्ग उस अमीर शख्स के सामने पहुँचे तो ज़ोर से हंसते हुए बोले, अरे भाई, अगर आपने सिर्फ एक गुलाबी रंग के शीशों वाला ऐनक ही ख़रीद लिया होता तो आपका बहुत सा सामान, दीवारें, बर्तन, ये सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता और आपका बहुत सा जो माल है, दौलत है, वो भी बच गया होता और इस अजियत से भी आप बच जाते जो आप पर घर में कैद रहकर गुजरी। बुजुर्ग ने अमीर आदमी को ये नसीहत करते हुए कहा कि आप पूरी दुनिया पर गुलाबी रंग नहीं कर सकते, मगर अपनी निगाह को बदल सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं तो पहले फिर अपने आप को बदलें। अब हमारी मिसाल भी कहानी में से अमीर आदमी जैसी है। हम भी सिर्फ यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया का रंग हम अपने मिजाज के मुताबिक बदल दें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या हमारा अपना मिजाज दुनिया से मुताबिकत रखता भी है नहीं। हम अगर हम सख्त मिजाज वाले हों तो ये हमारे अंदर एक मनफी रवैया होगा और ऐसे में हम उस रवैये को बदलने के बजाय दुनिया को सख्त मिजाज वाला बनाने पर लग जाएं तो ऐसे में ना सिर्फ हम गलती पर होंगे बल्कि हम अपने साथ जुल्म कर रहे होंगे। इसलिए होना क्या चाहिए कि हम अपनी शख्सियत में पॉजिटिव रवैया लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेकर आएँ और फिर दूसरों के अंदर ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ये पैदा करने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता कि आप खुद करप्ट हों और ये चाहें कि सिर्फ दूसरों की करप्शन पकड़ी जाए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो ज़ात है वो करप्शन से पाक है, इसलिए वो करप्ट सिस्टम को ही बदलना चाहते हैं, करप्ट अनासर का खात्मा चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में एहतसाब के नारे को पहले नंबर पर रखा, लेकिन उनके मुखालिफिन उनकी जमात पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ात पर नहीं के ज़रिए कभी अदम एतमाद, बस हुकूमत को चलता करना चाहती है कि हुकूमत किसी तरह से चली जाए। और इससे पहले इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में नाअहल कराने के लिए भी आपको पता है अपोजिशन ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन इमरान खान साहब उस केस में बाइज्जत बरी हो गए। इसलिए इमरान खान साहब ना तो किसी ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं, ना अपोजिशन को एनआरओ दे रहे हैं। अच्छा, ब्लैकमेल हमेशा वो बंदा होता है जो कमज़ोर होता है,
और जिसके किरदार में कोई कमी नहीं होती, खामी नहीं होती, उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अच्छा, ओपोजिशन एहतसाब के अमल को यकतरफा करार दे रही है, लेकिन वज़ीर आज़म एहतसाब के इदारों को आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए जो रास्ते हैं या राह है उसको हमवार कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन का। और देखा जाए तो उनकी बात सही है, बल्कि ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पहले पनामा पेपर्स दुनिया में तहलका मचा दिया। पनामा पेपर्स में दुनिया के बड़े बड़े करप्ट नामों पर से पर्दा उठा। फिर हाल ही में जो पंडोरा पेपर्स आए उन्होंने भी धूम मचाई। और अब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्विस अकाउंट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, जिसमें दुनिया भर की शख्सियात शामिल हैं। अब इस स्विस अकाउंट्स में करप्शन का जो पैसा है ये बेनकाब हो रहा है, और अभी खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में और बहुत सारी करप्शन कहानियाँ आना बाकी हैं। लेकिन एक बात क्लियर होगी, साफ होगी, वाजे होगी, वो क्या कि दुनिया भर में करप्शन जैसा नासूर जड़ें पकड़ चुका है और दुनिया के कई अमीर तरीन ममालिक को भी करप्शन की दीमक चाट रही है। इसीलिए फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी पनामा, पंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोके। सारे मनी लॉन्ड्रर अब इत्तेहाद बना रहे हैं। अब अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों और आपस में एक होशिश करी ताकि हुकूमत को किसी तरह गिरा सके। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुकूमत के खिलाफ कोई फार्मूला भी पेश कर रहे हैं। क्या फार्मूला है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। क्लिप चलाइएगा गिलानी साहब का। सुना आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, कह रहे हैं कि जी जो भी इक़दाम उठाएंगे वो खालिस्तन जमहूरियत पर मबनी होगा। और जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह चुके हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक़ है, तो अपोजिशन इसी हक़ को इस्तेमाल करने के लिए ख़ुद को इस काबिल बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसी ऐसी जगहों पर अपोजिशन को समझौता भी करना पड़ रहा है जहाँ अपोजिशन देखना भी पसंद नहीं करती थी, जैसा कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI। वो जहांगीर तरीन को क्या कहती थी? चीनी माफिया। जहांगीर तरीन को इमरान खान की ATM मशीन कहते थे। और जब जहांगीर तरीन ने इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत की तो उनके इस इक़दाम को भी अपोजिशन ने, आपको पता कितनी तनकीद की, खूब आड़े हाथों लिया। लेकिन अब वक्त ने, कहते हैं कि ऐसा पलटा खाया कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने अपने सियासत के उसूल, अंदाज ही पलट डाले, बदल डाले। खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी पंडित ये तज्जिया दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ATM मशीन से अदम एतमाद की तहरीक डेबिट करने पहुंच गए। पहले हमने वैसे सुना था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन अब ऑपोजिशन को देख के लगता है कि सियासत में भी सब कुछ ही जायज़ हो गया है। तो ये मोहब्बत और जंग के साथ सियासत भी लगा दिया जाए तो जुमला शायद ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। मोहब्बत, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। अच्छा, खबरें तो जो तरीन बिलावल मुलाकात की भी गर्म है, आपको पता है, लेकिन तस्दीक किसी तरफ से नहीं हुई है। अच्छा, दूसरा, जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान सईद अकबर नूरानी साहब जो उन्होंने कहा है कि जी पहले भी पार्टी के साथ थे, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। और तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप का ये भी कहना था कि हम तो कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं थे, पहले भी पार्टी के हर फैसले की तायद की हमने, आज भी हम साथ हैं और हमने जहांगीर तरीन का साथ दिया। इमरान खान ने हमारी बात सुनी, जहांगीर तरीन वाले मामले में हमारी बात मेरिट पर थी, पहले भी पार्टी के साथ थे, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। खैर, जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से ये जो बयान है, इस बयान के बाद नून लीग की जो कहने की उम्मीदें उन पर तो पानी फिर गया, फिरना भी था। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन ये दावा अभी भी कर रही है कि तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के नंबर पूरे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो बात की उससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक को बहुत संजीदगी से देख रही है। लेकिन सवाल फिर पीपल्स पार्टी के ऐलान करदा मार्च पर खड़ा हो जाता है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसका जवाब ये दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है, जबकि वो हुकूमत को आइनी तरीके से ही रुखसत करने पर जोर दे रही है। और शायद इसीलिए आज जरदारी साहब और मौलाना साहब में भी ना एक अहम बैठक हुई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीका कवानीन में तरमीम को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। और वहीं पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी हुकूमत के पीका ऑर्डिनेंस पर खूब तनकीद की है और साथ ही उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी से भी आगाह कर दी है। ज़रा क्लिप चलाइएगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का। सुना आपने, ख्वाजा साद रफ़ीक पीका ऑर्डिनेंस पर बात कर रहे हैं और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और अब इसके बाद ऐवान में भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार हो जाएगा। यानी ख्वाजा साहब के बकौल जो हुकूमत है वो आमिराना तर्ज अपनाए हुए है और आमिराना हुकूमत के खात्मे का वक्त अब कह रहे हैं बहुत करीब है। अच्छा, पीका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों और जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसको आज़ादी सहाफ़त पर या आज़ादी राय पर बहुत बड़ा हमला करार दिया है। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा ने हुकूमती ऑर्डिनेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है
कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। और मरियम ने ये कवानीन इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो बात की, और यही बात उस वक्त नवाज लीग के दौरे हुकूमत में अपोजिशन करती रही कि ये कवानीन नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा वो ये कहती हैं कि जी इस पीका ऑर्डिनेंस पर खूब तनकीद की है, और जी और सब भी कर रहे हैं, वो भी कर रही हैं। और तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून तक करार दे दिया और इसको सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। और ये पीका ऑर्डिनेंस बेसिकली इसमें क्या तरमीम हुई है जिस पर ये जो अपोजिशन है इतना शोर शराबा कर रही है, जो ये तरमीम है इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई है? इसके लिए ज़रा क्लिप देखिएगा फ़रूग नसीम साहब का, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये तो सुना आपने फ़रूग नसीम साहब को क्या कह रहे हैं वो कि जी पीका ऑर्डिनेंस का जो मकसद है वो फेक न्यूज़ के खात्मे को यकीनी बनाना है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जी पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो जाली खबर देने वाले हैं उसकी ज़मानत नहीं होगी और किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। जाली खबरों का खात्मा करने के लिए कानून बड़ा ज़रूरी है, इसलिए अब फेक न्यूज़ फैलाने वालों को 3 साल की जगह 5 साल की सज़ा होगी और ये जुर्म काबिल ज़मानत नहीं होगा और इसमें बग़ैर वारंट गिरफ्तारी मुमकिन होगी। और वज़ीर कानून के बकौल पीका कानून सबके लिए होगा। जानी पहचानी शख्सियत से मुतालिक झूठी खबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाला कोई आम शहरी भी हो सकता है। अच्छा जी, फ़रूग नसीम साहब ने इन तरामीम की ज़रूरत से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब उनके खिलाफ ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई, खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गई, इसलिए इन झूठी खबरों को रोकने के लिए ये कानून बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, उन्होंने ये भारत की जो डिसइंफो लैब है उसका भी हवाला दिया कि किस तरह से भारत झूठी जो न्यूज़ हैं न्यूज़ वेबसाइट्स उनके ज़रिए पाकिस्तान का इमेज जानबूझकर दुनिया में ख़राब करने की कोशिश करता रहा। अच्छा, मोहिद यूसुफ और जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने तो मुल्क के अंदर भी कई ऐसी वेबसाइट्स का हवाला दिया जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ झूठे ट्रेंड चलाए। अगर हुकूमत जाली खबरों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीका ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल चाहती है तो फिर इसमें किसी को कोई एतराज़ कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह साहब वो तो हुकूमत के होने पर ही एतराज़ उठा रहे हैं कि हुकूमत क्यों है और हुकूमत के घर जाने का भी पैगाम दे रहे हैं। ज़रा चलाइएगा राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप। अरे सुना आपने राना साहब को क्या कह रहे हैं वो कि जी अदम एतमाद की देख तैयार हो गई है और इसको अब ऐवान में सर्व करने की देर है। और वो ये दावा भी कह रहे हैं कि हुकूमत के 7 से 8 लोगों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये दावा भी कह रहे हैं कि जितने लोग अदम एतमाद की तहरीक के लिए हमें दरकार हैं उससे ज़्यादा हुकूमत के लोग इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये भी इनका कहना है नून लीग का कि जी हुकूमत के बहुत से लोग नून लीग की टिकट हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इनके बकौल वो आइंदा इलेक्शन PTI की टिकट से लड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, गुलाम सरवर साहब वो ये फरमा रहे हैं कि जी अपोजिशन किसी भी सूरत अदम एतमाद की तहरीक बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती। यानी हुकूमत भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, अपोजिशन के भी जो दावे हैं वो पकड़े नहीं जा रहे, बड़े बड़े दावे वो कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा के रहेंगे। गुलाम सरवर साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। ये सुना आपने गुलाम सरवर साहब को, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट है, मौजूदा जो अपोजिशन है वो क्रिमिनल्स की जमातें हैं। धरने का ऐलान PDM और पीपल्स पार्टी ने अलग अलग किया लेकिन धरनों से कुछ हासिल नहीं होना है, सिर्फ लोगों को तकलीफ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब धरने देंगे लोगों को तकलीफ होगी, सारी बात है। अब अपोजिशन सिर्फ वो कह रहे हैं बेयकीनी की फ़ज़ा कायम करना चाहती है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, साथ ही रहेंगे। और इनके बकौल अपोजिशन इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुई है। अपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार मौजूद है। कौमी असम्बली, सेनेट और सड़कों पर अपोजिशन अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। लेकिन सिराजुल हक साहब ये फरमाते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। चलाइएगा ज़रा सिराजुल हक साहब का क्लिप। सुना आपने, सिराजुल हक साहब ये समझते हैं कि हुकूमत ने अवाम से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं किया और हुकूमत का कोई सर पैर है ही नहीं। इमरान खान साहब ने पेट्रोल 160 रुपये का करके IMF के आगे घुटने टेक दिए। और सिराजुल हक साहब ने हुकूमत के लंगर खाने के मंसूबों पर तंज करते हुए कहा कि कौम को लंगर खाने नहीं बल्कि कारखाने चाहिए। अब हुकूमत अपोजिशन की एहतसाब के ज़रिए इस्लाह करना चाहती है जबकि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक, धरने, लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत चाहती है। लेकिन अवाम की ज़िंदगियों में अब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ अब दीगर कानूनी पहलुओं पर भी गौर शुरू कर दिया और इस हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं ने कानूनी माहिरीन से राब्ते भी शुरू कर दिए। इन राब्तों में हुकूमत को गिराने के लिए कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर मुशावरत की जा रही है और ज़राए का कहना है कि अपोजिशन ने कानूनी माहिरीन से मशवरे मांग लिए हैं जिनमें पूछा गया है कि हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक अदम एतमाद के अलावा कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं।
इस सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से एक अहम मुलाकात हुई है और इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में शहबाज शरीफ, चौधरी बरादरान और दीगर सियासी क़यादत से भी मुलाकातें कर चुके हैं। और दूसरी जानिब पेशावर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी मार्च कराची से शुरू कर रही है और अदम एतमाद की तहरीक पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कामयाबी है कि अदम एतमाद की मुखालिफत करने वाले साथी इस पेज पर आ गए हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सस्सी पलीजो साहिबा। सस्सी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सस्सी, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तारीख अब करीब आ रही है और तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुँचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तीफ़ा मांगेगी या सिर्फ जलसे के बाद वापस आ जाएंगे? वैसा वो तो जब पहुँचेंगे तो उस पर फिर देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो पूरी हलचल है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। मैं भी इस वक्त बदीन में बैठी हूँ और बदीन के नवाई एरिया में बैठे हैं। सुबह से हम विजिट्स कर रहे हैं, जो भी रूट है चेयरमैन साहब का, तो हर प्रेस क्लब में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लोग हैं ये हज़ारों में नहीं लाखों में होंगे। एक तो यहाँ से जो निकलेंगे पंजाब में जोक दर जोक आएंगे, तो जब जो वो फ़ज़ा बनेगी, जो वो एक सीन बनेगा, एक माहौल बनेगा इस्लामाबाद तक आते आते, वो देखने के काबिल होगा और वो उनको मेरे ख्याल में ये बह जाएंगे उसमें। अवामी समंदर के आगे कोई भी आमिर भी खड़ा नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जो भी ये जदोजहद है वो पीसफुल जदोजहद है और इस हवाले से मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो काविश है, ये जो पॉलिसी है, ऐलान है लॉन्ग मार्च का, ये बहुत ही ये जोड़ेगा न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, लेकिन आज हम जहाँ जहाँ गए, हमने कराची से, हमने मलीर से और दाबीची से शुरुआत की और अभी हम इस वक्त बदीन में बैठे हैं। तो लोग तो कह रहे थे कि ये तो पहले ही, यानी हम चाह रहे थे कि ये होना चाहिए क्योंकि इस गवर्नमेंट से जान छुड़ानी है और जो भी पार्लियामेंट में ऑप्शन हो, बाहर भी हो, सारे के सारे उसको जो है अमल में लेकर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में माहौल बनेगा 27 लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद पहुंचने पर, वो बड़ा ही हो सकता है डिसाइसिव हो सकता है इससे पहले ही हुकूमत घर चली जाए। अच्छा, जब उससे पहले हुकूमत घर तो अदम एतमाद के ज़रिए जा सकती है ना ससी? ठीक है, आप लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आप लोगों ने बात शुरू की। पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब बाकी अपोजिशन भी आपके साथ पेज पर आ गई है। अब अदम एतमाद पर बहुत सी मुशावरत भी हो रही है ससी, मगर अभी तक तमाम जो अपोजिशन है वो मिलकर नंबर पूरे नहीं कर सकी है और अदम एतमाद के हवाले से कोई तारीख भी फाइनल नहीं हुई है अभी तक। तो क्या आप लोगों के देर करने से हुकूमत को ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि अपोजिशन शायद कमज़ोर है, नंबर पूरे नहीं हो रहे? ये हुकूमत खुद पसपा हो चुकी है, दीवार पे लिखा जा चुका है कि इनको घर जाना है। यही वजह है कि सर्टिफिकेट्स तब बांटे जाते हैं जब हुकूमतें या कोई भी एक कंक्लूजन की तरफ लोग आते हैं, ख़त्म होता है कोई चैप्टर। तो इसका चैप्टर ख़त्म हो चुका है PTI का और हमें डेट देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम जब भी समझेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, PTI की भी मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी तादाद मेंबर्स की, वो आए दिन रब्ता करते रहते हैं मुतअद्दिद अपोजिशन में मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, और वो ख़ुद भी समझ चुके हैं कि ये हुकूमत जो है अब ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। इस हवाले से जो मुलाकातें भी हैं, मुलाकातें वैसे भी होती रहती हैं, सियासत में होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हों, बड़े जहांदीदा हैं, समझदार हैं। तो सारी जो मुतअद्दिद अपोजिशन और दूसरे भी दोस्त जो भी मिलना चाहते हैं सियासत के मैदान में, पार्लियामेंट के मैदान में, वो मिल रहे हैं। जिस वक्त भी अपोजिशन समझेगी कि ये मरहला वो है जहां खुलकर जो है इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बिल्कुल करेगी। उसमें हो सकता है कुछ दिनों की बात हो रही है। अच्छा ससी, जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान ने कहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इससे पहले मुनीस सलाई साहब ने भी हुकूमत का साथ देने का वाज़ेह ऐलान किया था। तो लगता है कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक से शायद पीछे हटना पड़ेगा? नहीं, ये तो कयास आ रही हैं ना, ये तो मफरूज़ हैं, ये मफरूज़। लेकिन अगर ससी आपके अगर नंबर पूरे नहीं होंगे तो फिर कैसे आएगी ये अदम एतमाद की तहरीक? कच्ची मतलब उसमें जाहिर बात है इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए मुलाकातें हो रही हैं ना। जब इत्तेहादी साफ ये इनकार करें कि जी हमने साथ नहीं खड़े होना, हम हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, तो फिर कैसे होगा? फिजा कच्ची गोलियां तो नहीं खेली ना। ये PTI ने तो उतने दिन यहाँ नहीं देखे। पार्लियामेंट को तो वैसे ही ताले लगे होते जितनी जेलें काटी हैं अपोजिशन ने, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने।
यानी तो आपका ये उनको कहना पता है ससी कि अभी जो लोग इनकार कर रहे हैं उनसे दोबारा कोशिश की जाएगी राब्ते करने की, और 11th आवर पे हो सकता है वो आप लोगों का साथ दे दें, अपनी राय को तब्दील कर लें, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल पीटीआई की सफ़ों में थरथली है, और लोग जो है वो पक्षी उड़ने वाले हैं, वो अपना अपना घोंसला वो देख रहे हैं। हम जो है जल्दबाजी उस तरह से नहीं कर रहे। हम जो भी चीज़ करेंगे मुतल्ला अपोजिशन वो पायदारी से करेगी, तो नेचुरली इस हवाले से जो भी चीज़ होगी डिसाइसिव होगी, जो भी होगी कलेक्टिव विजडम के साथ होगी, कलेक्टिव एफर्ट के साथ होगी। और दोनों ऑप्शंस पार्लियामेंट से बाहर भी मुतहर्रिक हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी, उसमें जो है वो अक्लमंदी से ही सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे। अच्छा, लेकिन शशि साहब जैसे आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट है कि शायद 11th आवर पे लोग अपनी राय चेंज कर लें, राय तब्दील कर लें, जो अभी हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी हैं, जिन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिए कि हम हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, जिनके साथ मुलाकातें हुई अलग अलग, देखें ना, किसी के साथ बिलावल साहब की, जरदारी साहब की मुलाकात हुई, किसी के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, जिससे जहांगीर तरीन साहब के साथ मौलाना साहब की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की भी। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं तरीन साहब से, चौधरी बरादरान से, जो मुलाकातें पीछे होती रही, तो आपको लगता है कि 11th आवर पर अपनों का साथ दे देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है 11th आवर पर वो अपनी राय पर ही कायम रहे, फिर क्या होगा? अगर हुकूमत के पास खेलने के लिए कार्ड्स हैं तो अपोजिशन के पास भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और यही वजह है कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए भी हम एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, और ये हमारा जमहूरी राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसमें हम पीसफुल हैं, वहाँ भी पार्लियामेंट में भी। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंसेस आ रही हैं, तो उसमें महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यानी एक अच्छा, ऑर्डिनेंस की आपने बात की, मैं उसी हवाले से बात करना चाहती थी। ससी, मैं आपकी राय जानना चाह रही थी आपकी पार्टी की भी, कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये जो भी पीका कानून को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया इस ऑर्डिनेंस को, तो आप हुकूमत ये जो ऑर्डिनेंस है इसके ज़रिए ये जो कानून साजी किए जा रही है, तो आप लोगों की क्या राय इस हवाले से, क्या आप ये इसको चैलेंज करने जा रहे हैं? इट शुड बी, इट हैज़ टू बी चैलेंज। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा बुनियादी आज़ादियों की बात करती है, मुल्क का इस्तेकाम ही इसमें है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है इस पर कोई ज़रब न लगे, और लेजिस्लेशन के थ्रू या ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है कोई भी आपके लिए अजाब या अमराना वो हथकंड इस्तेमाल न करे। तो ये किसी को चाहे को, वैसे ही पॉलिटिकल जो फ़िज़ा है जो स्पेस से सुकड़ता जा रहा है पीटीआई के होते हुए, मज़ीद पीटीआई रही तो ये बुनियादी फंडामेंटल राइट्स इसकी जिन्हान के ज़माने से बात हो चुकी थी। फिर शहीद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तो एक मुत्तफ़क़ा आइन के ज़रिए सारा फ्रेमवर्क उसके आपके जिस पर मुल्क चल रहा है, तो डायरेक्शन तो सीधी है ना, उसमें ये आकर मनपसंद जहां इनको रिजल्ट चाहिए तो वो अपनी चीज़ें जो है लादने की कोशिश करते। इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान का इस्तेकाम हमें भी चाहिए, उसकी तरक्की चाहिए, उसकी मजबूती चाहिए। ससी, आप एक बात से अग्री करेंगी बतौर खातून, देखिए आप भी खातून है, मैं भी खातून हूँ, हमारे यहाँ जो हो रहा है खासतौर पे जब से सोशल मीडिया का दौर आया, यूट्यूब चैनल्स लोगों ने बनाए हुए हैं, ये फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, ट्विटर पर तमाम लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। एक होती है आज़ादी राय कि जी आपको एक इशू से रिलेटेड अपनी राय का इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी है, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे खवातीन की किरदार कुशी की बात आ जाए, किसी के बारे में भी कोई भी बात कर दी जाए, कोई भी जाली खबर दे दी जाए, किरदार कुशी बेकायदा आपके करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाए। आप भी खातून है, मैं भी खातून हूँ, और भी बेशुमार खवातीन है जो कि सियासी शख्सियात से रिलेटेड है और उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन जिस किस्म की घटिया और नाजेबा उनके बारे में राय दी जाती है, ऐसी बातें की जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी जाली खबरों पर तो एटलीस्ट पाबंदी लगनी चाहिए? और ऐसी जाली खबरें देने वालों को पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप इस तरह की खबरें दे रहे हैं, कौन है आप? पासदारी खुद नहीं कर रही है। अब ये है कि क्या हुकूमत खुद चाहती है कि पासदारी हो? आपके साइबर क्राइम से लेकर हर चीज़ है, और सिर्फ एक औरत के इर्द गिर्द जो है, जैसे आई एम सॉरी लेकिन नजराती काउंसिल जो है खवातीन और बच्चियों के इर्द गिर्द है, और भी कवानीन है सोशल उसमें जस्टिस के लिए दूसरी चीज़ें, उस पर कभी भी वो बहस करने नहीं देते कुछ लोग जो है रिजिड माइंड वाले एग्रेसिव लोग। तो यहाँ पीटीआई भी जो चीज़ें उनके लिए अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन बात यह है कि पूरी आप एक सोसाइटी के एक सेगमेंट को नहीं, पूरी सोसाइटी को आप कटघरा में खड़ा कर देंगे, और पहले जो कवानीन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये करके हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले हर किसी को, किसी की भी डिफेम न किया जाए, किसी की किरदार कुशी न की, क्योंकि हम उससे गुजरे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, हमारी दूसरी खवाती लीडर्स हों, उन्होंने बड़ा कुछ झेला, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने काल कोठरियां भी बर्दाश्त की, लेकिन बिल्कुल बड़े उसके बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन्स चलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग वो जो जिन्होंने चलाई वो खुद भी रियलाइज करते होंगे। मोहतरमा तो एक बड़ी एक आवाम के उस पर जो है वो चल रही थी ताकत पर, उस वजह से लेकिन वो रियलाइज करेंगे ना करें, ससी साहिबा उन्हीं लोगों के साथ आज खड़े होकर आप लोग हुकूमत गिरा रहे हैं, ये भी तो बातें करने वाले बातें कर रहे हैं ना।
मोहतरमा अभी भी शहादत के बाद भी सरखुरू हैं। मोहतरमा वो लोग जिन्होंने बातें की उनको अपने मुंह की खानी पड़ी उस वक्त भी आज भी। बात यह है कि कवानीन ऐसे न हो कि वो जो है आपके बेसिक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में वो आ जाएं। हम हर किसी के लिए इंसाफ चाहते हैं, सोशल जस्टिस हर किसी के लिए होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी जो लूप होले, जो ठीक ग्रे है जी। एरियाज है, उसको पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की, हम भी अभी भी कोशिश करें लेजिस्लेशन के वसीले। लेकिन इस किस्म के ऑर्डिनेंस जो है ना, जिसमें कोई डिबेट ना हो, पार्लियामेंट हो ना, उसमें अच्छी चीजें अगर हैं भी तो पार्लियामेंट में वो लेकर आते हैं ना, तो उस पर डिबेट होती, अच्छी ठीक है जी। किस्म की जो है उसमें से हो सकता है लेजिस्लेशन निकल आती। जी बहुत शुक्रिया ससी आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डीनेंस जारी कर दिया और इस ऑर्डीनेंस के मुताबिक तहत अब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, तमाम असम्बली के अरकान, सैनेट और दीगर हुकूमती नुमाइंदगान भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि तमाम अफराद को किसी भी हल्के का दौरा करने की इजाज़त होगी। अच्छा, हुकूमत के मुताबिक ये कानून तमाम सियासी जमातों के लिए होगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस तरमीमी ऑर्डीनेंस पर एतराज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि नए ऑर्डीनेंस में आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। इस पर सेक्रेटरी की सरबराही में लीगल टीम जल्द अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करेगी। इस तरमीमी ऑर्डीनेंस में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कंवर साहब, हुकूमत ने ऑर्डीनेंस के जरिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में जो तब्दीली है वो करके अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या आईनी और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं? दरअसल हुकूमत को ये मालूम होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन 2018 का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन 2021 का है और वो तमाम फैसले जो हैं अपने आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में जब अभी जो आज ऑर्डिनेंस आया है, जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कल, सदारती ऑर्डिनेंस, इसमें बड़ी अफसोस की बात यह है इतनी बड़ी अहम तब्दीली की जा रही है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 234 में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान से मशावरत ही नहीं की, उनको ऑन बोर्ड ही नहीं किया, उनसे राय नहीं ली गई, उनसे कमेंट्स नहीं लिए गए। जबकि आज जो हमारा जो सेक्शन 234 है, जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान के जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था कि जनाब सेक्शन 234 ये कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो तैयार करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, वो तमाम सियासी जो इतने भी स्टेक होल्डर हैं उन मशावरत से करेगा, जिसमें कि मीडिया भी शामिल है, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हैं और पार्लियामानी में जो हमारी नुमाइंदगी कर रही सियासी जमातें, उनके सरबराह का भी होना लाजमी है या उनके नुमाइंदों का। लेकिन उनको बुलाए ताक रखकर उनको नज़रअंदाज करके एक आर्डर जारी कर दिया। तो सदर ममलिकत साहब ने तो तमाम इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के जो इजलास होते रहे 2016-2015 से लेकर 2017 तक, उन्होंने शिरकत की, अब बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। आप तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, पहले तो PTI के वो मैंने थे, वो बड़े खूबसूरत राय दिया करते थे, वो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में और इलेक्शन कमीशन को बड़ा मजबूत देखना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ ये है कि जब सदर के साथ के पास सबरी गई तो इखलाकी तौर पर ये पूछ लेते हैं जनाब क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत कर ली है, लेकिन बरात नहीं की। अब मैं इसके सियासी तौर पर नहीं, मैं आईनी तौर पर आता हूँ। इसके जो बड़े बड़े अहम बातें जो हैं, ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के इंतखाबी इस्लाहात की नहीं, इसमें जो हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ये आइन के आर्टिकल 218 के खिलाफ है, ये आइन के आर्टिकल 220 के खिलाफ है, ये आइन के आर्टिकल 222 के खिलाफ है। ये तमाम बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल के जो हमारे आर्टिकल्स है उससे मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मुलाकात पाकिस्तान है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मुमताज कानून के बाहर भी हैं और बड़े आजादाना और गैर जानबदाराना और जो फैसले करते हैं, वो बड़े मोहतरम शख्सियत हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। तो वो उनके पास वो जाएंगे तो बताएंगे जनाब ये आइन से मुतसादिम है। तो इसलिए ये बिल्कुल मैं बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 218 जमानत देता है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं और करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम करें। अब जब ये कोड ऑफ कंडक्ट में तमाम वज़रा जितने भी बाकी जमातों में सरबराह जब वो जाके वहाँ तकरीरें करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब होगी, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कौन से इख्तियार रह गए हैं कि वो उनको गिरफ्तार करे, अरेस्ट करे, जैसे
अभी जो हुआ था सही। गवर्नमेंट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में, तो 2 सही। वज़रा को उन्होंने नाअहल करार दे दिया था, लेकिन बहरहाल हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस कानून के अंदर कुछ अबहम था, कुछ कमी खामी थी, जिसकी बिना पर उनको रिलीज दे दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बाकायदा नाअहल करार दिया 5 साल के लिए। और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर सही। साहब ने वहाँ गवर्नर हाउस में खिताब किया, तो 3 नोटिस गए प्राइम मिनिस्टर साहब को, जवाब नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव में। इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो लोगों को तरगीब देने, लालच देने के लिए करोड़ों रुपए तकसीम करने के बारे में जो उनकी आइडिया पकड़ी गई, तो वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको भी नोटिस जारी की। लेकिन अभी जो ऑर्डिनेंस आया है कि जनाब हमें तो खुली आज़ादी है, जहाँ मर्जी तक करने। जी। लेकिन एक और बड़ी अहम बात मैं बता दूं कि ये जनाब अच्छा सबसे जी। बड़ी बात है, जी, जी। इंडिया का वज़ीर आज़म वो नहीं जा सकता अपने इलेक्शन के दिनों में अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो निकल नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई है इंडियन इलेक्शन कमीशन ने। तो यहाँ जनाब क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन को बाईपास करके एक ऐसा दे के आए हैं कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक है। तरमीम करने के लिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियार कम हो गए हैं। उनको ये नहीं मालूम था कि आर्टिकल 222 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियार कम नहीं हो सकते, तब इख्तियार बढ़ाए जा सकते ठीक हैं, है। उन पर कदगर नहीं लगाई जा सकती। आइन का आर्टिकल 222 कहता है। पर सब आप नहीं समझते कि इस ऑर्डिनेंस का जो फायदा है वो तमाम सियासी जमातें उठाएंगी, फिर सियासी जमातों को तो इतराज नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए। नहीं, इसका देखो जी, ऑर्डिनेंस जो है वो ऐसे मौके पे आया है जबकि इलेक्शन कमीशन को तो इसके सियाक व सबाक का ही नहीं पता। लेकिन बहरहाल में जैसे मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा खुशैन कदम उठाते हुए अटॉर्नी जनरल से मशावरत करने या उससे मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के लिए जो फैसला किया है, वो अब ठीक अटॉर्नी है। जनरल साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद वो अब सबरी पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। तो मुमकिन है कि कोड ऑफ ठीक है। कंडक्ट के बारे में जो तरामीम की गई है ये वापस ले ली जाए। ये कि वो अटॉर्नी जनरल साहब के पास जाना इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा खुश आइन कदम है। ठीक है। अच्छा, तो ये माजी में भी जो मौजूदा हुकूमत है इसके कई इक़दामात को कुंवर साहब इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया और कई मामलात पर बल्कि बहुत से मामलात पर एतराज़ात उठाए हैं। पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर भी एतराज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक पेज पर नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह? नहीं यार, ये हुकूमत की जो है कोताही है। हुकूमत जो हमेशा इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड करती है, जितनी माजी में अपोजिशन हमेशा इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करती रही, तनकीद करती रही, लेकिन ठीक है। हुकूमत हमेशा इलेक्शन कमीशन को दिफा करता रहा। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई या इंटरनेट के साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला पेश आया या बायोमेट्रिक के मामला पेश आए, तो ये इलेक्शन कमीशन से मशावरत नहीं की। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए 34 पॉइंट्स पेश किए, तो फिर उसकी उन पॉइंट्स को दूर करने की बजाय इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा गया, उनकी शख्सियात पर हमले किए गए। ठीक है। तो इसलिए लेकर बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने। जो भी कुछ करा है ये हुकूमत सही, और ठीक है जी। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को इज़्ज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।